अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे जो मेहमान हैं वो इंतहाई स्पेशल और वेरी टैलेंटेड पर्सन। इन्होंने अपनी पीएचडी रिसर्च के दौरान ही गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल सिक्योर किया इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आइए आज के गेस्ट से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर फवाद सलाम खान साहब। डॉक्टर साहब, to be Dr. Saab, very warm welcome to this session with Park Saicom. थैंक यू वेरी मच हसन देव साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और बहुत बहुत जो हमारा ग्रुप है इस हवाले से मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी प्लीज। मैंने बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। सेंट जूड्स हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। देन उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज नाजराबाद से मैंने एफएससी किया। देन उसके बाद जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट डिवीजन के साथ डिग्री हासिल की। देन उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स की। और दौराने जॉब जो है वो मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग्स की, सिंगापुर से, जर्मनी से और मलेशिया से, जिसमें मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस वगैरह साथ में थी। और तकरीबन उस वक्त जो है वो तकरीबन 42 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। देन उसके बाद मैंने जॉब के दौरान थोड़ा सा ये फील किया कि आप थोड़ी सी एजुकेशन को एनहांस करना चाहिए। फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2008 में मैंने वहाँ एडमिशन हुआ मेरा, और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ मैंने जो है वो कंप्लीट किया। बट दैट वाज जो है वो कोर्स वर्क डिग्री, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ मेरी 2010 के अंदर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। देन उसके बाद मैं इस्लामाबाद 2011 में शिफ्ट हुआ और यहाँ पर हाईटेक यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में डिपार्टमेंटल हेड आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैं रहा। और तकरीबन 8 साल मैंने वहाँ पर गुजारा, जिसमें पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एचईसी के साथ और मुख्तलिफ एआई मतलब आईटी कंपनीज के साथ जो है वो डिप्लॉयमेंट और डिज़ाइन के अंदर काम किया। देन 2017 में थोड़ा सा ये फील होने लगा कि जो क्योंकि डिग्री जो मास्टर्स की थी वो कोर्स वर्क के साथ थी, तो थोड़ा सा फीलिंग ये हुई कि ये एहसास हुआ कि जी अब थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक और मास्टर्स की डिग्री इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में की, डिस्टिंक्शंस के साथ, जिसमें 3.86 मैंने जीपीए लिया और थ्रू ऑल जो है वो तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड्स। और उसी के बिहाफ के ऊपर मेरा मलेशिया में जो है वो फंडेड पीएचडी जो है वो मलेशियन मिनिस्ट्री के साथ जो है डिविजन हुआ 2020 के अंदर। तो 2020 से मैं जो है यूनिवर्सिटी तुन हुसैन ऑन मलेशिया के साथ फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है मैं पीएचडी अपनी प्रोसीड कर रहा हूँ। और तकरीबन 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली जो है वो मेरी JCR 3.86 का जो जर्नल है उसमें मेरी अभी रिसेंट पब्लिकेशन आई है। और अभी जो है मैं तकरीबन फेज 1 जो मेरा पीएचडी का है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ड्यूरिंग द पीएचडी मैंने काफ़ी मल्टीपल जो है वो इवेंट्स जो किए, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। और अभी रिसेंटली एक राइज के नाम से कंपटीशन होता है वहाँ पर, जिसमें आपको अपना पीएचडी का से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने शोकेस करना होता है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल रिसीव किया। और उसके साथ ही मैं एक और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था साथ साथ, तो वो भी मैंने साथ ही प्रोसीड किया, तो उसके ऊपर सिल्वर मेडल मलेशिया से उसमें विन किया मैंने। तो ये मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और उसमें एक चीज का मैं जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि मैं आज जिस पोजीशन पे भी हूँ उसमें मेरी वालदा की बहुत दुआएं हैं और उनका सपोर्ट है। और आज क्योंकि मैं उन्होंने सिंगल मदर मुझे पाला, और मतलब एट द एज ऑफ 17 मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद से मेरी वालदा ने मुझे वो किया। तो मैं आज उनका स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ आज उनकी वजह से। पीएचडी जो काम है, रिसर्च है, उसके बारे में आसान अल्फाज में बताइएगा। जी अच्छा, पीएचडी मैंने जो है वो मैं एक ड्रोन डिजाइन कर रहा हूँ जो कि 3D हैंड जेस्चर कंट्रोल होगा। और अभी तक आपने देखा होगा ट्रेडिशनल जो आपके ड्रोन्स होते हैं वो नॉर्मली रिमोट कंट्रोलर बेस्ड होते हैं, और वैसे अभी इस पे काफी रिसर्च हो रही है। तो 3D हैंड जेस्चर्स के थ्रू जो है वो ड्रोन्स को कंप्लीट मतलब उसको कंट्रोल करने पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें खास बात यह है कि उसके कोलिजन डिटेक्शन के ऊपर मैंने 2 फेजेस के अंदर अपने काम को ब्रेक किया है। पहला मेरा जो है वो डीप लर्निंग बेस्ड है, जिसके अंदर जो है वो हम हैंड जेस्चर्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको सेगमेंट कर रहे हैं और उसको क्लासिफाई कर रहे हैं।
तो फेज 1 का जो मेरा काम है वो मैंने अपना एल्गोरिथम उसमें डेवलप करके माशाल्लाह, जो मैंने भी आपको रिसेंटली बताया कि मेरा पेपर पब्लिश जो हुआ है 1.5 साल के अंदर, वो मेरा पहले फेज का काम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उसके इंटीग्रेशन फेज में जा रहा हूँ, जिसमें पूरा उसका हमने हार्डवेयर भी खुद ही डिजाइन किया है। और हार्डवेयर डिजाइन करने के बाद आजकल उसकी जो पिच और रोल की जो जिससे आप कहते हैं ना कि ड्रोन को होवर जो आप कराते हैं, यानी कि ड्रोन को जो उड़ाना होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं जो है मुख्तलिफ सेंसर्स की वैल्यूज पे भी काम कर रहा हूँ। मैथमेटिकली तौर पे जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक नई टेक्नोलॉजी है अभी मशीन लर्निंग के साथ ही, उसके अंदर रिवॉर्ड फंक्शंस यूज करते हैं मैथमेटिकली। वो रिवॉर्ड फंक्शंस भी मैंने डिजाइन कर लिए हैं और अब मैं इंटीग्रेशन फेज में हूँ। उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में मैं ये कंप्लीट करके अपनी फाइनल पब्लिकेशन करूँ। जी फवाद साहब, अभी गुफ्तगू करते हुए, ऑफ द एयर गुफ्तगू करते हुए आपने फरमाया था कि एक डिफरेंसेस हैं डिफरेंट टर्म्स में। जैसे आपने फरमाया स्टार्टअप और कंसल्टेंसी में डिफरेंस है, जो कि नॉर्मली हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसी तरह आपने फरमाया एंटरप्रेन्योर्स में और फ्रीलांसर्स में डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर रहनुमाई हो सके। जी, अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्टअप और कंसल्टेंसी का मैं डिफरेंस आपको बताता चलूँ यहाँ पर। देखिए, स्टार्टअप के अंदर आप हमेशा याद रखें कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है। आप अपने आइडिया को बनाते हैं और फिर मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं, जिसमें कमर्शियलाइजेशन फेज आता है, फिर गो टू मार्केट टर्मिनोलॉजीज को आप यूज करते हैं। तो स्टार्टअप के अंदर आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट होता है, यूनिक होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी मैं ड्रोन बना रहा हूं, तो ड्रोन तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो मेरे काम में और उनके काम में क्या फर्क है? तो मैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके और मार्केट के प्रॉब्लम को रियलाइज करके कि जी फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हुआ चलूं कि एक हमारे कस्टमर हैं, वो क्रेन्स का उनका काम है और आयरन ओर्स के थ्रू, क्रेन्स के थ्रू वो जो है आयरन के मतलब बड़ी बड़ी लिफ्टों को जो है वो मैनेज करते हैं। अब वो उसने हमें कस्टमर ने प्रॉब्लम अपनी बताई कि यार मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा ऑपरेटर क्रेन के अंदर बैठा हुआ, अगर हमारे पास ड्रोन्स हैं लेकिन हम ड्रोन्स को जब चलाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्रेन्स के अंदर जो है आपको पता है रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। रेगुलर मतलब उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब या तो हम पूरी की पूरी अपनी प्रोडक्ट लाइन को बंद करें और वो पूरी क्रेन वहां से उतारें और फिर दोबारा उसकी मेंटेनेंस करवा के वापस लगाएं, तो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें नुकसान है। तो हमने उस चीज के लिए ड्रोन को लेकर आए और ड्रोन को हमने लगाया कि जी वो ड्रोन वहां से जाके तस्वीरें लेता है और आपको लाइव उसके ऊपर बताता है कि जी यहाँ यहाँ क्रैक्स हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम उस पर लगा हुआ है, वो वहां से डिटेक्ट करके आपको सारी चीजें बता देता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम उसने हमें आइडेंटिफाई की जिसपे हमने प्रोडक्ट बनाया और अपने स्टार्टअप को खड़ा किया इस चीज के ऊपर। हमने क्या कहा कि जी उन्होंने हमें ये कहा कि हमारा जो ऑपरेटर है उसको प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो क्रेन, या तो वो क्रेन को के रिमोट कंट्रोल को संभाल ले या फिर वो ड्रोन के रिमोट कंट्रोल को संभाल ले, तो वो दो चीजों को तो एक साथ नहीं संभाल सकता। तो उस चीज के लिए हमने उनको कहा कि आप अपने उस ड्रोन को वहीं छोड़ें, हम आपको हैंड जेस्चर कंट्रोल देते हैं जिसमें हम आपको 6 डायमेंशंस दे देंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से हमने 6 अपवर्ड डाउनवर्ड 6 डायरेक्शंस के साथ एल्गोरिथम डिजाइन किया और उसको एक नए इंटीग्रेट करके एक नए ड्रोन के साथ उनको दे दिया। बड़ा खुश हुआ कस्टमर। उस पर उसने हमें एज अ वीसी जो है वर्चुअल कैपिटलिस्ट, उस पर हमें उसने फंडिंग करना शुरू की। तो ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में आती है चीज। अब अगर फर्ज करें कि वो मुझे ये कहता कि तुम हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर, अब डिफरेंस देखिएगा, अब आप हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा हमें आप सपोर्ट दें कि जी ये खराब अगर हो गया या ये जो तस्वीरें ली हैं इनको आपने जो है वो अपने पास स्टोर करना है और उसके बाद रिजल्ट हमें देना है, तो वो मैं एज अ कंसल्टेंट उसको सर्विसेज दे रहा हूं। प्रोडक्ट उसका है और मैं उसके प्रोडक्ट पे सर्विसेज दे रहा हूं, तो वो मेरी कंसल्टेंसी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ कंसल्टेंसी। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा, आप एक और चीज भी हम बता रहे थे इस चीज में रिगार्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग के। जी, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप बिजनेस को डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने एक दुकान भी ले ली और उसके अंदर मैं ट्रेडिंग का काम भी कर रहा हूं, तो वो जो है फॉर एग्जांपल मेरे लिए एज एन इंटरप्रेन्योर में काम। फ्रीलांसर्स के लिए आप क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आप लेकर आते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम पे सर्विस देता हूं। तो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो जाके अपवर्क है और सर से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर जी एक प्रॉब्लम आई हुई है और उसने जी वहां पे बिड किया हुआ है कि यार मेरी इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो उसमें लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं इसका सोल्यूशन दे सकता हूं, मैं इसका सोल्यूशन दे सकता हूं। ये फ्रीलांसिंग का काम।
इंटरप्रेन्योर जो है वो कभी भी फ्रीलांसर नहीं होता, वो अपनी ही प्रोडक्ट को बना के मार्केट में एज एन स्टार्टअप सेल करता है। तो ये देयर इज अ डिफरेंस। जी अच्छा फवाद साहब, ये आपने आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक कंपनी भी आपने स्टार्ट की हुई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी। अच्छा, 2019 में मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी के साथ इन्वॉल्व था और वहाँ पे मुझे ये फील होने लगा कि मुझे अब कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च की कुछ नई चीज़ों के अंदर नई इनोवेशंस के साथ जो है वो मार्केट में आना चाहिए। तो मैंने कुछ अपने स्टार्टअप को पहले मैंने कुछ 2 POCs डिजाइन किए और 2 POCs को हमने मार्केट किया। और ये बेसिकली जो कंपनी हमने डेवलप की है, मेरे बहुत से दोस्त हैं यूके में होते हैं, साथ सिद्दीकी, हम दोनों ने मिलके इस पे काम किया और इस पे हमें यूएस सिलिकॉन वैली से हमें इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग मिलती। हमने फिर साथ ही एक टीम डेवलप की इस्लामाबाद के अंदर, एक छोटा सा ऑफिस बनाया। अभी मेरे पास माशाल्लाह 8 के करीब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। कुछ एनोटेशंस की टीम है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो थे बेसिकली, जो पहला पीओसी था वो स्मार्ट फिटनेस ट्रेनर के ऊपर था। आइडिया असल में मेरा ये था कि ड्यूरिंग कोविड जो है वो आपको पता है कि लोग एक्सरसाइज वगैरह के लिए जिम वगैरह नहीं जा सकते, तो हमने एक एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि आपको प्रैक्टिक एआई के थ्रू जो है आपको एक्सरसाइज करवाती है। इसमें हमने पोज एस्टिमेशन के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स यूज किए और प्रोडक्ट को जो है वो एनवीडिया जेटसन नैनो के ऊपर डिजाइन किया। और उसका सॉफ्टवेयर और उसकी फ्रंट एंड सारा लिखने के बाद हमने जो है वो डेवलप करने के बाद हमने इसको सिलिकॉन वैली में सेल किया और बड़ी ह्यूज सक्सेस हुई इसके ऊपर। और वो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट हमारा इंशाल्लाह जो है वो अगले 2 से 3 माह के अंदर प्रोडक्ट के एज अ मतलब कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होकर आ जाएगा। उसके बाद हमने एक फैशन इंडस्ट्री के लिए काम किया। नॉर्मली तौर पे आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस कर रही होती हैं। किसी जगह पे वो जाती हैं तो उनको ये होता है कि जी आपने कौन सा सूट पहना हुआ है, किस ब्रांड का सूट पहना हुआ है, कौन से डिजाइन का सूट पहना हुआ है। तो हमने एआई को इसमें इन्वॉल्व करते हुए एक ऐसी ऐप डेवलप की कि जिससे आप अपने मोबाइल में अगर आप डाल लेते हैं उस ऐप को, तो वो आप अगर किसी के सामने लेके जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे वो आपको बता सकता है कि आपने जी कौन से ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, आपका कौन सा साइज है, उसकी किस चीज के अंदर है, मतलब वो किससे रिलेटेड है। अब हम उसको जो है वो एक और एप्लीकेशन के साथ यानी कि वेब ट्रॉलिंग के साथ उसको इन्वॉल्व कर लेंगे और वो इंटरनेट के ऊपर भी इसलिए आपको अवेलेबल होगा, तो आप अपनी मोबाइल के साथ उसको कर सकते हैं। इस पे भी बड़ी ह्यूज सक्सेस हुई। तीसरा जो है, अभी हम ड्रोन के ऊपर एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। चौथा जो मेरा अभी इस पे जो काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई है, ठीक है। चूंकि हमने पोज एस्टिमेशन पे काम किया हुआ था, तो अब हम एक प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। और तकरीबन उसका टेक्निकल प्रपोजल मैंने तैयार कर लिया है कि आपने हम क्या करेंगे कि वहां पर हम मुख्तलिफ कैमरे लगा के आपके जो जो भी आपका प्लेयर है उसकी पोज को एस्टिमेट करेंगे और ये इमेजिन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो थ्रो सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि वो जो आपके प्लेयर थे, आखिरी उन्होंने जो बॉल थ्रो की वो थोड़ा पहले गिर गई और जो इंडियन था उसकी आगे जाके गिरी। इंडियन जो है वो उस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और स्विट्जरलैंड से वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट की है। तो क्यों ना हम अपने लोग यहाँ पर जो मेरे इंजीनियर्स हैं, हम जैसे आप जैसे लोग इसको यहाँ डेवलप करके अपने लोगों के लिए करें और अपने मुल्क का कुछ फायदा पहुंचा सकें। तो आजकल हम लोग इस चीज के ऊपर कह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कंपनी की तरफ से का बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इंटर एज अ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बड़ा मजा आता है इस चीज के अंदर। एक ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास टाइम आपका जो है ना वो नहीं है। मैं सुबह ऑफिस आता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि यार शाम में कब जाना है, क्योंकि आपको नई नई इनोवेशन और कोई ना कोई आइडियाज आ रहे होते हैं चीजों के। तो बड़ा मजा आता है इस चीज के साथ। बहुत अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, अगर कोई बंदा आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चल रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। जी। फवाद साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन रिलेशन टू पाकिस्तान सोसाइटी। देखिए, एक अगर मैं पाकिस्तान सोसाइटी के हिसाब से बात करूं तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में देखें तो आपके पास तकरीबन 200 प्लस आसपास के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। आपके पास इंडस्ट्री में जॉब्स है नहीं, ठीक है। स्किल सेट हमारे पास अच्छा है लेकिन हमारे पास मार्केट में जॉब्स नहीं है। मेरे पास अक्सर जो मेरे पास 6 से 8 लोग काम कर रहे हैं वो मेरी ही यूनिवर्सिटी के मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। आमतौर पे मैं अपने ही बच्चों को ज्यादातर हायर कर लेता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि वो मार्केट में उनको एक, देखें, इंटरप्रेन्योर होने से एक फायदा ये होता है कि आप जॉब भी लोगों को दे रहे होते हैं, ठीक है।
लेकिन बात यह है कि आप अपने स्किल सेट को जब तक इंप्रूव नहीं करते, ठीक है, और आप कोई चीज डेवलप करने की या किसी प्रॉब्लम को समझने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अच्छा, मैंने इस चीज को इस तरह देखा कि मैंने पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं ना, वो बस ये कहते हैं कि जी मैं बस अभी जाऊं और मैं कोई भी कोर्स करूं, जाके जो है फ्रीलांसर बन जाऊं और मैं जी एंटरप्रेन्योर हो गया। फ्रीलांसर इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ये चीज समझनी हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, किसी एक प्रॉब्लम, अपनी सोसाइटी किसी एक प्रॉब्लम को आप उठाएं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और उसका प्रोडक्ट बना लें या उसकी सर्विस बना लें। देन उसको आप मार्केट में लेकर जाएं, और क्यों नहीं आपको जो है वो उस चीज के ऊपर वो मिलता, मतलब फोकस मिलता है इस चीज का। तो मैं इसको 21st सेंचुरी में इस तरह देख रहा हूँ कि आगे अगर स्टूडेंट्स, मेरा सबको यही होता है मशवरा कि भाई आप एक 15-20 हजार रुपए की स्टार्टिंग जॉब से आपको बहुत बेहतर है कि आप अपनी स्किल सेट को लें और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकालें और वो मार्केट में लेकर आए और उसको एज अ प्रोडक्ट बनाएं, और वो आपकी कंपनी डेवलप हो जाती है। अच्छा फवाद साहब, ये आप ये बताइएगा, आखिर में अगर हम ये कहें कि आप स्टूडेंट्स को एज एन एंटरप्रेन्योर या जो इनिशियल स्टेज पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस एरिया में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? स्पेशली अगर हम देखते हैं चाइना में ये कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर चुका हुआ है। इसी तरह इवन इन अफगानिस्तान पीपल टेंड टू गो टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योर। तो एक ये रुझान है सोसाइटी का। तो पाकिस्तान में यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या लोगों को जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनको इस एरिया की तरफ आप माइल करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या करें, वो इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल कोई मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्मली चौथे सेमेस्टर के बाद जब वो पांचवें में आते हैं तो उनको बेसिकली अब ये उनको ये फिक्र हो जाती है कि जी उनका जरिया माश क्या होगा आगे 4 सेमेस्टर्स के बाद। और नॉर्मली ये होता है कि जब आप अपनी इंजीनियरिंग या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेरा मशवरा ये है इनके लिए कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर्स में आते हुए, अगर वो सॉफ्टवेयर के लोग हैं तो सॉफ्टवेयर की किसी एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छा स्किल सेट डेवलप कर लें, ताकि आपने जो भी इनोवेशन करनी है या जिस तरफ आपने जाना है वो आपका स्किल सेट आपकी मदद करेगा, नंबर 1। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जॉब्स की ना, पावर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाहर तो होंगी लेकिन यहाँ पे बड़े सारे इश्यूज हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जाके करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी पिछले दिनों काफी अर्से वो 2 साल तक जॉब नहीं कर सके। उनका कोई मेरे से लास्ट कोई 2-3 महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं पाकिस्तान आया मलेशिया से अभी फिलहाल। तो उनको मैंने मशवरा ये दिया कि भाई तुम कोई भी काम जो तुम्हारा इंटरेस्ट का है वो तुम काम स्टार्ट करो। उसने कहा सर मैंने फाइनल ईयर में नहीं पढ़ा, मैंने जो है ज्यादा मेहनत नहीं की, अब मुझे आप आइडिया दें कि मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। ठीक है जी। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, मेहनत करने से आपको डर लगता है? कहते हैं नहीं, मेहनत करने से डर नहीं लगता। मैंने कहा आप एक काम करें कि आप सेल्स की आपको आइडिया है? कहते हैं हाँ सर सेल्स का बहुत आइडिया है। अच्छा, उसने क्या किया कि विदाउट पैसे लगाए हुए एक कलर की जो ये बेसिकली जो कलर बनाते हैं ना, कलर पेंट जो बनाते हैं बेसिकली, उनके पास वो गया और उसने जाने के बाद कुछ अपने आइडियाज बताए और उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट को जो है ना वो इस तरह से सेल कर सकता हूँ। ठीक है, उसने एजेंसी ली और विद इन 2 मंथ्स यू कैन इमेजिन कि वो राइट नाउ इज गेटिंग मोर देन 50,000 रुपीज पाकिस्तानी। सिर्फ उसने अपने पेंट के बिजनेस से कि अच्छा देखिए पैसा लगा हुआ है पेंट कंपनी का, बीच में शॉपकीपर है, और ये एज अ इन दोनों का लेजन में एज अ सेल्स मैनेजर टाइप का बना हुआ है जो प्रोडक्ट को मुख्तलिफ लोगों को जाकर प्रेजेंट करता है। लेकिन है तो इंजीनियर। तो उसको ये आइडिया मिलना शुरू हुआ और उसके बाद उसके कस्टमर डेवलप होने लगे। अब आप यकीन करें कि पेंट कंपनी को, मैं पेंट कंपनी का नाम नहीं मेंशन करूंगा, पेंट कंपनी को जो है वो डायरेक्ट कॉल नहीं आती, उसके पास फोन आता है कि यार मुझे एक बात बताएं कि आप, मैं इंटीरियर डिजाइन करवा रहा हूँ, मुझे बताइए कि फला जगह पे कौन सा कलर लगना चाहिए। वो वहां जाता है, विजिट करता है और जाने के बाद वो करता है। तो उससे मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई, कह लें सर आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि मैं आपको क्या बताऊं कि 2 महीने के अंदर जो है मैं 50-1 हजार तक अर्निंग मेरी हो रही। तो सबसे पहले तो ये कि आप मेहनत करना सीखें और अपने स्किल सेट को डेवलप करें, ताकि आप कोई भी काम करें तो वो आपको इंडस्ट्री में आगे जो है उससे फायदा मिले।
जी, बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं 100% एग्री करता हूँ कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप में काबिलियत होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा जी, स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली आपको मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, जॉब में इतनी एफर्ट नहीं होती जितनी आपने को अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अगर आपने तो उसमें करनी जी। पड़ती है। सर आपका बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे हम इस तरह की रहनुमाई लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।